यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक 32 साल की महिला की है जो दर बदर जाकर भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। एक दिन वह भीख मांगते हुए एक घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने आवाज़ दी, अगर कोई घर में है तो मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मैं 5-6 दिनों से भूखी हूँ। वह महिला देखने में बहुत खूबसूरत थी और हॉट भी लग रही थी। वह महिला कुछ देर तक आवाज़ देती रही, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, ना ही कोई दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। फिर निराश होकर वह वापस जाने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, ठहरो, मैं नहा रहा था इसलिए देर हो गई। तब वह महिला रुक गई और फिर से उस दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति, जिसका नाम रघुवीर था, वह करीब 38 साल का था। रघुवीर ने जब उस महिला को देखा तो उसकी तरफ देखते ही रह गया। तभी वह महिला ने फिर बोली, साहब, मैं 5-6 दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब रघुवीर ने उसकी बात सुनकर और कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तब महिला हंसने लगी और बोली, साहब, आप मुझे कहाँ देखेंगे, मैं तो रोज़ की तरह यहाँ वहाँ भटकती रहती हूँ। मेरा तो रोज़ का यही काम है, भीख मांगकर पेट भरना। हो सकता है किसी और के दरवाजे पर आप मुझे देखे होंगे। तब रघुवीर गंभीर होकर बोला, नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ, तुम पूनम की सहेली मीरा हो ना? महिला आश्चर्यचकित होकर बोली, हाँ, मेरा नाम मीरा है, लेकिन आप पूनम को कैसे जानते हो? रघुवीर ने बताया, पूनम मेरी पत्नी थी, लेकिन अब वह मुझे छोड़कर चली गई। यह सुनकर मीरा ने पूछा, ऐसा क्या हुआ कि वह आपको छोड़कर चली गई? तब रघुवीर ने उदासी से कहा, कुछ बताया, पूनम किसी और से प्रेम करती थी और उसी के साथ भाग गई। उसने मुझे शादी तो अपने पिता के दबाव में आकर की थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उसे मौका मिल गया और वह चली गई। मैं और मेरा छोटा भाई रामनाथ अब इस घर में अकेले रहते हैं। मीरा, जो पूनम के मायके गांव में रहने वाली थी, रघुवीर की अब पहचान की गई थी। वह कहने लगी, मैं पूनम से मिलना चाहती थी। अब यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। तब रघुवीर ने उनसे पूछा, मीरा, तुम्हारी भी तो शादी हुई थी, लेकिन मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता था, वह मुझ पर हाथ भी उठाता था। मैंने बहुत सहन किया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं उसे छोड़कर मायके आ गई तो मेरी और मेरे माता पिता की इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन आखिरकार मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई और मैंने ससुराल छोड़ दिया। उसके बाद मेरे पति ने मुझे वापस बुलाने के बजाय तलाक लेके कागज़ भेज दिए। तलाक के बाद मैं मायके में रह रही हूँ, लेकिन माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे भैया भाभी ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। वहाँ से निकलकर शहर चले आए, लेकिन वहाँ भी मुझे काम के दौरान लोगों की बुरी नज़रों का सामना करना पड़ा। हर जगह मुझे वही अनुभव हुआ जैसे आपको मालूम हो गया था। मेरी तलाक हो चुका है और मैं अकेली रहती हूँ। लोगों की निगाहें मुझ पर टिकी ही रहती थी, मानो मैं सरकारी सामान बन गई हूँ। मेरा उम्र भी ज़्यादा नहीं था, इसलिए कुछ लोग तो मेरी राह में रोड़े भी अटकने लगते थे। इन सब से तंग आकर मैंने इस शहर में एक और किराए की झोपड़ी ले ली और अपना भेष बदलकर भीख मांगने लगी। पहले तो मैं कई कंपनियों में काम किया, झाड़ू पोछा का, कुछ घर। आखिरकार मैं वहाँ से निकलकर शहर चले आई, लेकिन वहाँ भी मुझे काम के दौरान लोगों की बुरी नज़रों का सामना करना पड़ा। हर जगह मुझे बहुत ख़राब नज़रों से देखा करता था। हर लोग मुझे सरकारी माल समझ रखा था और मेरा तलाक भी हो चुका और मैं अकेली रहती थी। लोगों की निगाहें मुझ पर टिकी रहती थी, मानो मैं कोई सरकारी सामान बन गई हूँ, जो चाहे वो मुझे ले जाए। मेरा उम्र भी ज़्यादा नहीं था, इसलिए कुछ लोगों ने मेरी राह में बहुत सारे अटकनें भी डालने लगे। इन सब से तंग आकर मैंने इस शहर में एक और किराए की झोपड़ी ले ली और अपना भेष बदलकर भीख मांगने लगी। पहले मैंने कई कंपनियों पर काम किया, फिर कुछ घरों में भी झाड़ू पोछा लगाए, लेकिन हर जगह मुझे डर लगा रहा था कि कुछ गलत हो सकता है। आगे मीरा ने गहरी सांस लेते हुए बोली, मैंने सोचा था कि अगर किसी घर में काम करूँगी तो शायद इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी, लेकिन जिस घर में जाती थी उसके मर्द भी मुझ पर बुरी नज़र रखने लगे, इसलिए मैंने भीख मांगने का फैसला किया। मीरा की बात सुनकर रघुवीर के भी आंखों में आंसू आ गए, वह भी रोने लगा। कुछ देर बाद दोनों शांत हो गए और फिर रघुवीर ने मीरा से कहा, मीरा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तब मीरा ने कहा, हाँ बोलो, क्या कहना है? तब रघुवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हो, लेकिन मुझे यह तरीका अच्छा नहीं लगता। मेरा मानना है कि तुम इस तरह से भीख मांगना छोड़ दो
और जो भी तुम्हें चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। मेरी बीवी भी किसी के साथ भाग गई है और तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़ के चला गया है। ऐसे में अगर हम दोनों शादी कर लें तो कैसा रहेगा? अब मीरा ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, रघुवर तुम जो कह रहे हो वह सही है, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी वापस आ गई तो इस घर में मुझे निकाल देंगे और मुझे फिर से परेशानी झेलनी पड़ेगी। मैंने अपने अतीत में जो सहा है वो फिर से परेशानी में नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है जैसे मैं हूँ अच्छी हूँ वैसे ही आगे भी जीती रही हूँ। रघुवर ने उसे समझाते हुए कहा, मेरी बीवी से मेरा तलाक हो चुका है, अब वापस आने का सवाल ही नहीं उठता। यह सुनकर मीरा ने कुछ देर और सोची और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। यह सुनकर रघुवर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत मीरा के कंधों पर लटका हुआ गट्ठर, झोला और उसके हाथ में पकड़ा हुआ कटोरा फेंक दिया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर अंदर ले गया। घर में आने के बाद रघुवर ने मीरा को अपना पूरा घर दिखाया और कहा, मेरे माँ बाप का देहांत तब हो गया था जब मेरा छोटा भाई बहुत छोटा था। अब मैं मेरे साथ ही रहता। यह हमारा घर है। मीरा जब यह सब देखता है तो उसकी हालत देखकर उसे अफसोस हुआ। उसने कहा, आज ये घर मेरा है ना? तब रघुवर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यह घर अब तुम्हारा हो गया। फिर मीरा ने झाड़ू उठाया और सफाई करने लगी। तभी रघुवर का छोटा भाई रामनाथ वहाँ आ जाता है। तब हैरान होकर उनसे पूछता है, तू कौन है? चोरी करने तो नहीं आई? तब मीरा ने गुस्से से कहा, यह मेरा घर है, तू कौन होता है मुझे सवाल करने वाला? तब रामनाथ ने कहा, यह मेरे बड़े भाई का घर है, तू यहाँ क्या कर रही है? तब मीरा ने जवाब दिया, आज से यह मेरा घर है। यह सुनकर रामनाथ को गुस्सा आ गया और उसने मीरा का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश किया। तभी मीरा ने विरोध किया और कहा, रघुवर ने मुझे यहाँ लाया है, उसके अलावा कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। तभी रघुवर ने छत से आवाज़ दिया, दोनों शांत हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। फिर रघुवर नीचे आया और रामनाथ को सारी बात बताई और समझाया, यह मीरा है, तुम्हारी भाभी की सहेली। वह भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर जा चुकी है और इसका पति भी इसे तलाक देकर घर से निकाल चुका है, इसलिए मैंने इसे अपने घर लाने का फैसला किया। आगे रघुवर ने सब बात समझाते हुए कहा कि यह तुम्हारा भाभी लगेगी, इससे मैंने शादी करने वाला हूँ और ये तुम्हारा छोटा देवर है, इसको तुम ख्याल रखना। आगे रघुवर ने अपने भाई रामनाथ को समझाते हुए कहा, मैं मीरा को अपने घर में रखना चाहता हूँ। अगर यह घर में रहेगी और सारे काम करेगी तो मुझे भी सहारा मिलेगा और इसे दर बदर भटकने की, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर रामनाथ चौंक हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वह बाहर गया था और जब वापस आया तो उसे घर में एक नई सदस्य, नया औरत दिखाई दिया। आगे रामनाथ बोला, भैया अगर तुमने इसे यूं घर में रखा है तो गांव के ये लोग क्या कहेंगे? हर तरफ हमारी बदनामी होगी। रामनाथ की यह बात सुनकर रघुवर भी कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, तो अब तू ही बता, हमें इस पर क्या करना चाहिए? तब रामनाथ कहा, भैया अगर हमें इसमें घर में रखना है तो तुम्हें इसके मंदिर में जाकर शादी करनी पड़ेगी, तब यह घर में तुम्हारी पत्नी और मेरी भाभी की बनकर आराम से रह सकती है। यह सुनकर रघुवर अपने छोटे भाई रामनाथ को गांव के पटवारी को बुलाने के लिए भेजता है और खुद घर में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करता है। थोड़ी देर बाद रामनाथ पटवारी को लेकर घर आता है। जब पटवारी, मुखिया, सरपंच आते हैं तो रघुवर उन्हें पूरी कहानी विस्तार से समझाता है और कहता है, इस लड़की का नाम मीरा है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरी पहली पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया और इसलिए इन दोनों ने सोचा कि हम एक दूसरे से शादी कर लें। आप चाहे तो मीरा से भी पूछ सकते हैं, एक दूसरे से शादी कर लें। आप चाहे तो मीरा से भी पूछ सकते हैं, वह इस शादी के लिए राजी है या नहीं। पटवारी ने मीरा से पूछा, बेटी इस शादी के लिए तुम पर किसी तरह का दबाव तो नहीं? यह शादी पूरी तरह से तुम्हारी मर्जी से हो रही है ना? तब मीरा ने मुखिया जी को हाथ जोड़कर कहा, हाँ मैं इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझ पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। तब मुखिया जी ने सोचा कि अगर इस दोनों की शादी हो जाती है तो इसका जीवन बदल जाएगा, इसलिए उन्होंने शादी को मंजूरी दे दी। फिर गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके मंदिर में मीरा और रघुवर की शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद मीरा पूरे हक से रघुवर के घर में रहने लगी। उसने अब उस घर को अपना घर समझकर सफाई करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे घर को बदल दिया। एक औरत के घर में रहने से सफाई की और चीज़ों की व्यवस्था कितनी बेहतरीन हो जाती है, सब चीज़ खूबसूरत लगने लगी। यह बात रघुवर उनके भाई रामनाथ को समझ में आ गई थी।
कुछ महीने बाद मीरा ने रघुवर को खुशखबरी दी कि वह गर्भवती है। यह सुनकर रघुवर और रामनाथ दोनों ही मीरा का खास ख्याल रखने लगे। जब दोनों 9 महीने के हो गए, मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब अपने बेटे का चेहरा देखकर रघुवर बेहद खुश हुआ। अब रघुवर जब भी ऑफिस से लौटता अपने बेटे के साथ खेलता, उसकी हंसी और रोने में खुद को पिता बनने की खुशी महसूस करता। इस तरह उनका जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मीरा अचानक रघुवर से कहती, अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम मेरे लिए एक दिन का समय निकाल सकते हो। यह सुनकर रघुवर थोड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा कि ऐसा क्या काम है जिसके लिए वह एक दिन पूरा दिन चाहती है। फिर वह कहता है कि मैं तुम्हें अपना पूरा समय देने के लिए तैयार हूँ, पर बताओ क्या काम है। तब मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब मैं तुम्हें बताऊँगी क्या करना है। आखिरकार रघुवर अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम बस बता दो कि कब और कहाँ चलना है। उस दिन मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा, तुम्हारे लिए मैं हमेशा समय निकाल सकता हूँ। कुछ दिन बाद मीरा तैयार हो जाती है और अपने पति रघुवर को भी तैयार होने के लिए कहती है। रघुवर भी अपनी पत्नी से कहने के मुताबिक तैयार हो जाता है। फिर दोनों अपने छोटे बेटे को लेकर निकल पड़ते हैं। जहाँ जाना है वह सिर्फ मीरा को पता होता है। रघुवर बस उसके साथ दे रहा था। आधे रास्ते में पहुँचने पर रघुवर फिर से मीरा से पूछता है, अब तो बता दो आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तब मीरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हमें मेरे मायके जाना है, वहाँ मेरे भाई कैसा है नहीं है, मुझे बहुत ताना मारता था। आज मैं उसे बताने जा रहा हूँ कि भले ही उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया हो, लेकिन भगवान ने मुझे सहारा दिया और मेरा जीवन फिर से सही हो गया। रघुवर मीरा की बात सुनकर खुश हो जाता है और वह भी उसके साथ अपनी पत्नी के मायके पहुँचता है। मीरा अपने मायके के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने भाई को आवाज़ लगाती है। ज़ोर ज़ोर से पुकारने पर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। जब उसका भाई और भाभी बाहर आती है तो मीरा कहती है, भैया भाभी, भले ही आप लोग मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर कर दिया हो, पर देखो भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं बहुत खुश जीवन बिता रही हूँ। अगर आगे चलकर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे मदद मांग सकते हो। दरअसल मीरा के भाई और भाभी ने छोटी छोटी बातों पर उसे बहुत ताने मारते थे। कभी पैसे को लेकर, कभी खाने को लेकर, बहुत सारी बातों पर उसे परेशान किया करते थे, तो कभी किसी और बात पर उसे परेशान किया करते था। उसी के चलते मीरा को घर पर छोड़ना पड़ा था। उसे कहते हैं, शरीर तो काम करते करते थकता है, लेकिन अगर किसी का मन तोड़ दिया जाए तो फिर काम करने की हिम्मत नहीं रहती। मीरा का भी यही हाल हो गया था। उसे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए घर छोड़ना पड़ा था। जब मीरा ने घर छोड़ा तो उसके भैया और भाभी ने उससे कभी खोजने की कोशिश भी नहीं की। अब जब ये सारी बातें वहाँ इकट्ठा लोगों को समझ में आ गई तो सबने जाना कि मीरा को उसके भैया भाभी कितनी तकलीफ़ दी थी। उसके इस व्यवहार से तंग आकर ही बेचारी मीरा को घर छोड़ना पड़ा था। मीरा के मायके वाले उसके भैया भाभी को बहुत बुरा कहते गए। सब लोगों ने उसको बहुत बुरा कहा कि तुम्हारे बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब उसके भैया और भाभी शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं, क्योंकि आज मीरा ने सबके सामने उनकी सच्चाई उजागर कर दी। उसके बाद मीरा बिना अपने माँ बाप के घर में कदम रखे अपने पति रघुवर और बच्चों के साथ वापस अपने घर लौट आती है। रघुवर और मीरा फिर से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। मीरा अब रघुवर के छोटे भाई रामनाथ की भी माँ की तरह देखभाल करती है। उसकी हर छोटी मोटी बातों पर ख्याल रखती है, उसको अच्छे से ख्याल रखती है और एक देवर एक भाभी के साथ बहुत खुशी से रहती है। घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। दोस्तों, यह भी आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके उनके पति ने छोड़ दिया और उसके भाई भाभी ने भी छोड़ दिया। हालत ऐसी हो गई थी कि उसे भीख मांगने पर मजबूरनी पड़ी। उसको मीरा और रघुवर के बारे में क्या लगता है? क्या रघुवर ने शादी करके सही किया? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।